तो माय डियर, अभी तुम्हें हम बताए यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के बारे में। कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड क्या होता है मेरे भाई? C3O2। तो ऐसा वर्ड, ये सब ऑक्साइड जैसा वर्ड कब यूज करेंगे और कब नहीं यूज करेंगे, ये बात तुम्हें बता रहे थे। अगर नंबर ऑफ बेटा सेंट्रल एटम ऑक्सीजन एटम से ज्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, तो ऐसे केस पे हम लोग सब ऑक्साइड वर्ड यूज कर लेते हैं मेरे। ठीक है मेरे भाई, क्या हमें बताना, क्या N2O में सब ऑक्साइड वर्ड यूज कर सकते हैं कि नहीं? नाइट्रोजन सब ऑक्साइड यूज कर पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल, यस सर। यस, यस बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई। इस केस में सब ऑक्साइड वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गया मेरे भाई। तो ये एक सब ऑक्साइड के बारे में तुम्हें जानना था। अगर कोई पूछेगा सब ऑक्साइड को कैसे बनाते हैं, तो कुछ एक मेथड माइंड पे रख लो बेटा। अब वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा आप बुद्धि नहीं लगाएंगे मेरे में। मेरे भाई, इससे पहले हम ऑलरेडी तुम्हें बता चुके हैं कि P4O10 एक एसिडिक एसिडिक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। तुम्हें हम 1-2 दिन पहले बताए थे, एसिडिक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। अगर तुम्हें याद आ रहा होगा तो तुम्हें समझ आ गया, वही पानी निकालेगा मेरे भाई। अब तुमको अगर सर पानी निकालेगा, OH निकाल लेगा सर, तो यहाँ पे बन जाएगा फिर एनहाइड्राइड। नहीं मेरे भाई, इसका तरीका यहाँ पर इस तरीके से, दूसरा मेथड से भी ज्यादा हीट कर देते हैं मेरे भाई, तो 2 मॉलिक्यूल्स पानी निकलता है। अगर 1 मॉलिक्यूल निकालोगे तो एनहाइड्राइड बनेगा मेरे भाई। ठीक है, और अगर 2 मॉलिक्यूल ज्यादा हाई टेम्परेचर में हीट कर दोगे तो 2 मॉलिक्यूल कैसे निकालता है मेरे भाई? ऐसे समझना, इसका जो 2H है, बीच वाला कार्बन का 2H जो है मेरे भाई, और ऐसे देखो, अभी हम देखेंगे, दिखला रहे हैं तुम्हें कैसे निकाल रहे हैं मेरे भाई। एक हाइड्रोजन ग्रीन वाला इसका OH लेके भागेगा, और एक हाइड्रोजन रेड वाला इसका OH लेकर के भागेगा। तो तुमको ये क्या बनेगा सर? तो मेरे भाई, इधर से कार्बन का एक बॉन्ड टूटा, इधर से एक बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक H, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि सर ऐसा हमें दिखलाई दे रहा है कि C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और C डबल बॉन्ड O। तो मेरे भाई, ये C3O2 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप नाम ध्यान रखें। सब ऑक्साइड NCERT में यूज नहीं किया गया है, तो आप इसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसका कुछ स्मेल होता है, इसलिए का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो मेरे भाई। सबको पता है sp है, 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसका फाउल स्मेल होता है, थोड़ा बहुत याद रखना मेरे भाई। फाउल स्मेलिंग, ये गैस है। ठीक है, फाउल स्मेलिंग गैस होता है मेरे। तो मेरे भाई, ये एसिड है, और सिंस ये ऑर्गेनिक में हम बताए हैं मेरे भाई कि यहाँ पर एक कार्बन ऑक्जेलिक के बाद ये मैलोनिक, बीच में एक कार्बन आ गया, तो ये मैलोनिक एसिड से बनाया जाता है। मैलोनिक एसिड में अगर डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट यूज कर देंगे तो C3O2 बन जाएगा। तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं, आप सब ऑक्साइड वर्ड को माइंड पे रखे मेरे में, और इसका थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन, कभी C3O2 लिख कर आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर तुम ऐसे बनाओगे, और उसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है कि C3O2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सवाल आएगा यहाँ पर मेरे भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के 3 टाइप के ऑक्साइड होते हैं। एक हम आपको पढ़ा दिए, कार्बन सब ऑक्साइड। दूसरा है मेरे भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम तो सुने ही होंगे मेरे भाई, CO। दोनों का कैपिटल लेटर से होता है, दोनों कैपिटल लेटर से होगा CO, ध्यान रखना, नहीं तो कोबाल्ट बन जाएगा। हाँ मेरे भाई एक बात और बता दे, कुछ ऑक्साइड्स जो होते हैं वो न्यूट्रल नेचर के होते हैं। एक बात पहले ही बता दे ताकि आगे हमको और आसान पड़ेगा मेरे भाई। 5 ऑक्साइड्स है जो न्यूट्रल नेचर के होते हैं। पानी सबको पता है, ये भी एक ऑक्साइड है। ठीक है, NO मेरे भाई, N2O, ये सब न्यूट्रल नेचर के होते हैं, और ये CO। टोटल ये 4 ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो न्यूट्रल नेचर रखते हैं मेरे भाई, ये 4 ऑक्साइड। तो डायरेक्टली तुम्हें हम इनडायरेक्टली तुम्हें हिंट दे दिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा ऑक्साइड होगा, तो तुम कहोगे सर ये न्यूट्रल नेचर का होता है। न्यूट्रल इन जनरल। एक बात और ध्यान रखो, ये पहले से तुमको आता होगा, तुम कहोगे बुड़बक बना रहे हो हमें,
मेरे भाई नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो कोई पूछेगा बेटा कि C3O2 कैसा ऑक्साइड होगा, तो तुम कहोगे सर कार्बन नॉन मेटल है, ये एसिडिक ऑक्साइड होगा। चाहो तो लिख लो मेरे भाई, ये एसिडिक ऑक्साइड होगा, यानी जिसका नाम न्यूट्रल पे नहीं है और अगर वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो वो एसिडिक होगा। ये भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है लेकिन ये न्यूट्रल नेचर का होता है, इसको याद रख। क्या बड़ा मुश्किल काम है, और याद रखना ही पड़ेगा। H2O याद रहता है, ये दोनों आगे आने वाला है हमें, नाइट्रोजन फैमिली में ये आएगा तो वहां पे फायदा हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका कुछ प्रिपरेशन मेथड हम बात करना चाहते हैं। चलो मेरे भाई फटाफट प्रिपेयर करेंगे मेरे भाई। तो पहला मेरे भाई एक बात, कंप्लीट कंबशन अगर कार्बन का करेंगे तो क्या लगता है तुम्हें क्या बनना चाहिए? कंप्लीट अगर कंबशन करेंगे कार्बन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? कोयला। ऑक्साइड में कौन सा बनेगा? CO2। यस CO2 CO2। बनेगा, CO2 बनेगा बेटा, ठीक है। यस सर। इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन तो कंप्लीट नहीं करेंगे क्या, कि हमको इनकम्प्लीटली करेंगे मेरे भाई, तब जा करके CO बन पाएगा, कार्बन या हाइड्रोकार्बन। तो मेरे भाई ये कार्बन को अगर इनकम्प्लीटली करवाते हैं ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है मेरे भाई, C+O2। लेकिन यहाँ पे O2 बेटा लिमिटेड है, कम कर दिए हम, तो वहां पर कार्बन पूरा पूरा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, CO बनाता है। हाँ, इसको और तुम ऑक्सीजन सप्लाई बाद में कर दोगे ना तो वो CO2 बनाएगा। आगे ये सारे का प्रॉपर्टीज बताएंगे मेरे भाई, ये CO क्या हार्मफुल होता है या बढ़िया होता है, क्या होता है, वो सारी बातों को बताई जाएगी आपको। हाँ, तुम हाइड्रोकार्बन भी ले सकते हो लाइक CH4+O2, लेकिन ऑक्सीजन अगर लिमिटेड में, इसीलिए ना जब कंबशन रिएक्शन होता है मेरे भाई, कंबशन रिएक्शन होता है ना तो वहां पे हम लोग ऑक्सीजन को एक्सेस पे रखते हैं, इसलिए बोला जाता है कि जलाने के लिए हमको पूरा ऑक्सीजन एक्सेस में। इसीलिए डेफिनेशन में भी कभी भी हम लोग लिखते हैं ना तो लिखते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन रिएक्शन। तो पहला था अगर इनकम्प्लीटली कंबशन कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है मेरे भाई। ये बड़ा हलवा चीज है, ये सब एग्जाम में तुमको लग रहा होगा आएगा तो तुम बहुत बड़े डैश हो मेरे भाई, नहीं आएगा ये सब। पीछे वाले कह रहे कि पढ़ा क्यों रहे हो मेरे भाई, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सारी बातों की किया गया है डिस्कशन, तो ये सारा बात हम करेंगे मेरे भाई, क्योंकि इसका यूज कुछ अलग ढंग से आएगा। मान लो स्टोकियोमेट्री में आ गया, ये क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा कि कार्बन को इनकम्प्लीट कंबशन किया जा रहा है, तो वहां पे यूज पड़ेगा। ऐसा मत समझना कि फालतू का कोई चीज पढ़ा दिया जा रहा है मेरे भाई। मेरे भाई अगला बात करने जा रहे हैं इसको प्रिपेयर करने का। मेरे भाई कभी ना कभी तुमको हम बताए होंगे कि H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, कभी ना कभी बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो अभी भी ध्यान रखो। वैसे स्टोकियोमेट्री में हम हमेशा बताते हैं मेरे भाई, और तुम्हें एक जगह पे और भी बताए होंगे जहां पर तुम्हें डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ाए थे, वहां पर HNO3 बिहेव्स किया था बेस की तरह। तो वहां पे एक बात और बोले थे कि H2SO4 का एक और खासियत होता है, जो पानी रहता है उसको डिहाइड्रेट कर लेता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो मेरे भाई अगर तुम्हें हम एक एसिड दे दिए, फॉर्मिक एसिड दे दिए मेरे भाई, फॉर्मिक एसिड इसे तो पहचानते होगे मेरे भाई, और बेटा इसमें कॉन्क H2SO4 डाल दिए तो इसमें से पानी खींच लेगा, तो खुद देखो पानी खींचने के बाद क्या बच रहा है। तो तुम कहोगे सर H और OH निकाल देना है तो केवल बचेगा CO और H2O। तो मेरे भाई ये डिहाइड्रेट करेगा। वैसे H2O लिख तो दिए है, पता है ये H2O के फॉर्म में नहीं होगा, ये तो डिहाइड्रेट हो गया है, H3O+ बन जाएगा। ये H+ छोड़ देगा, ये बेस की तरह H3O+ बना लेगा मेरे भाई। तो आई होप ये बात तुम्हें समझ आ गया होगा कैसे क्या हो रहा है। ये H और ये OH टूट गया है मेरे भाई। अब तुम्हें एक बात ऑलरेडी S ब्लॉक में पढ़ा चुके हैं, बस वो तुमको रिमाइंडर की तरह हम देने जा रहे हैं मेरे भाई। थर्ड नंबर मेरे भाई अगर याद होगा, रेड हॉट कोक, कोक प्योरेस्ट फॉर्म होता है मेरे भाई, याद आ गया होगा। रेड हॉट कोक लेते थे मेरे भाई और स्टीम में पास करते थे, वहां पर स्टीम में ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता था, जिसमें से CO+H2O मिलता था, H2 मिलता था मेरे भाई, इसे वाटर गैस कहते थे। याद आया कुछ? यस या नो जवाब दो हमें। यस सर।
हाँ वाटर गैस, इसे हम बोले सिंथेसिस गैस भी कहते हैं, सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। और मेरे भाई सिन गैस, इसको शॉर्ट में सिन गैस का भी नाम देते हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे CO:H2 जो होता है 1:1 में मिलता है। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता था। और तुमको याद दिलाइए, बॉस प्रोसेस का एक पहला वाला स्टेप था, ब्रॉस प्रोसेस का ये फर्स्ट स्टेप था। ये याद रखना बेटा कि बॉश प्रोसेस पहला स्टेप एंडोथर्मिक था या एक्सोथर्मिक था। तो बॉश प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक होता था, सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक होता था। वहां पे इसको फर्दर हम लोग पास करते थे H2O से, और वहां पे CO2 मिलता था। वो प्रोसेस में भी पहले तो एनर्जी लगता था, लेकिन नेट एनर्जी मिल जाता था। तो मेरे भाई ये वाटर गैस या सिंथेसिस गैस याद रखना, हम रिवीजन के लिए केवल लाए। रेड हॉट यानी कार्बन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में होना चाहिए और पानी स्टीम होना चाहिए। मेरे भाई ये सब बात पहले वाला रिमाइंड करवा रहे हैं तुम्हें, 4th नंबर बात करने जा रहे हैं मेरे भाई। यानी कि अभी तक तुम कहोगे कोई नया बात हम नहीं किए हैं मेरे भाई। 4th नंबर ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुम्हें जान करके, मजा आ जाएगा मेरे भाई। एयर लिखे हैं, एयर। तो मेरे भाई एयर लिखने पर मेरे भाई यहाँ पर बनेगा CO+N2। रुक जाओ, अभी इतना जल्दी नहीं, अभी समझाएंगे पूरा रिएक्शन को कैसे हो रहा है मेरे भाई। अब समझाना शुरू करते हैं मेरे भाई। एयर में बेटा दो गैसेस मेनली होता है, N2 होता है और O2 होता है। बहुत सारे और भी गैसेस होते हैं मेरे भाई। N2 कुछ 78% के अराउंड होता है, तो हम अप्रोक्सीमेट लिख रहे 80%, एग्जैक्ट नहीं लिख रहे 80%। और O2 होता है कुछ 21% के अराउंड, तो हम 20% लिख रहे हैं। मतलब बेटा ये एयर में N2:O2 का रेशियो अराउंड 4:1 का रहता है मेरे, 4:1 का। तो मेरे भाई ये कैसे लिखना है, इसमें बैलेंसिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये बैलेंसिंग का भी इंपॉर्टेंस है। बिना इंपॉर्टेंस का कोई चीज तुम्हें नहीं बताया जा रहा है। N2 और O2, यहाँ पे हम 4N2 लिखे। 4 क्यों लिखे? 4 में एयर के प्रेजेंस पे है। O2 केवल 1 लिखेंगे मेरे भाई। मेरे भाई N2 जो होता है, N के बीच में 3 बॉन्ड होता है, ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसे रिएक्शन कराने के लिए 3000 डिग्री सेल्सियस में ले जाना पड़ता है। तो मेरे भाई बेटा ये N2 बाहर वैसे ही निकल जाएगा। और मेरे भाई O2 का अमाउंट कम है, तो यहाँ पे क्या बना लेगा? CO बनाएगा। मेरे भाई बैलेंसिंग करने के लिए 2 कार्बन लेना पड़ेगा, ताकि 2 कार्बन बन जाए। मेरे भाई CO और N2 का जो रेशियो है 1:2 का है। CO और N2 का रेशियो 1:2 का है। इसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ये भी बात याद रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं जो जेई में आपसे पूछी जा सकती है कि प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 किस रेशियो पे होता है। मेरे भाई एनसीईआरटी का बात है, प्रोड्यूसर गैस सिन गैस अगर आ गया मेरे भाई, तो CO+H2 रहता है 1:1 के रेशियो पे। तो इसका बस यही इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट तो कर जाता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं करता तो है मेरे भाई, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर में, जो कि हम लोग का नेक्स्ट नंबर ग्रुप में आने वाला है। हाँ बोलो राजवीर। अब यहाँ पे जो कार्बन लिए हैं एयर हाँ C+, ये भी रेड हॉट को क्या? हाँ, ये सब में भी इनिशियली तो हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा मेरे भाई, यानी कि एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, बस यहाँ रेड तो हॉट उसका को हाँ मेरे भाई ठीक है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। चाहो तो लिख दो कि मेरे भाई ये रेड हॉट कोक रहेगा। ठीक है, कहीं कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में ही रिएक्शन है, तो रेड हॉट चलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो ये तो बताए रिएक्शन सारा प्रिपरेशन मेथड हो गया। अब इसका हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं मेरे। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, अपने को बहुत कुछ करना है जिंदगी में मेरे भाई। प्रॉपर्टीज बात करते हैं, चलो खासियत बात करते हैं मेरे भाई। मेरे भाई प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड भी कभी कभी नेचर में दिखाई देता है। तो मेरे भाई नेचर में दिखाई देता है, तो तुम्हें कलर दिखाई देता है क्या? नहीं बेटा, ये कलरलेस होता है। ना कलर होता है, ना कोई इसका स्मेल होता है, ऑर्डरलेस। मेरे भाई इससे तुम पूछोगे इसका स्मेल क्या होता है या टेस्ट क्या होता है? स्मेल तो बता दिए, ऑर्डरलेस होता है मेरे भाई।
एयर में एटमॉस्फेयर में कुछ अमाउंट पे CO निकल रहा होता है मेरे भाई, जब भी इनकम्प्लीट कंबशन, और ऐसा होता होगा मेरे भाई, कहीं ना कहीं तो इनकम्प्लीट कंबशन होता होगा मेरे भाई। इसे लोग टेस्ट नहीं करते, अगर इसे टेस्ट किए तो फिर वो बता नहीं पाते कि कैसा टेस्ट था। पीछे वाले इशारा समझ चुके हैं Yes, क्या sir. करते हैं, Yes, sir. ठीक है। हाँ मेरे भाई, ठीक है। सेकंड नंबर मेरे भाई, ये सीओ का स्ट्रक्चर अभी तक कहीं नहीं बना है मेरे भाई। तो देखो बेटा, सी के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2 बॉन्ड ऐसे रहा, ऑक्सीजन रहा। अब सुनना, तो कार्बन बेटा 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बना लिया, कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, यानी कि एक बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन का है, यानी कि बेटा यहाँ पे सी ऑक्सीजन के ऊपर प्लस और यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ये किसी को सप्लाई कर सकता है। आगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, वहां पे बताएंगे एक टर्म होता है लिगेंड। लिगेंड सारे इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह मेरे भाई। तो ये जो सीओ होता है मेरे भाई, ये एक्ट्स एज लिगेंड काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है मेरे भाई, ये एक बेस की तरह काम करेगा, ठीक है मेरे भाई। अगला बात करने जा रहे हैं हम सीओ के बारे में मेरे भाई। ये इनसॉल्युबल होता है पानी में, ये CO एक गैस है, गैसेस इन जनरल पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, CO2 भी सॉल्युबल बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं कि जीरो सॉल्युबिलिटी है, कम या ज्यादा की बात होती है। तो CO गैसेस इन जनरल पानी में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, चाहे वो O2 हो, चाहे N2 हो, चाहे CO हो, चाहे CO2 हो। तो मेरे भाई ये इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, बट एब्सॉर्ब्ड बाय, यानी कि यह सॉल्युबल होता है मेरे भाई Cu2Cl2 सॉल्यूशन, और Cu2Cl2 सॉल्यूशन मेरे भाई। Cu2Cl2 यानी कि ये क्यूपरस है मेरे भाई, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्यूपरस क्लोराइड के सॉल्यूशन में ये सॉल्युबल होता है। क्यों होता है ना, ये भी चीज आपको ज्यादा अच्छा से समझ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा मेरे भाई। यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल है, कॉपर +1 में है, यहाँ पे CO क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन ला करके सप्लाई करता है। सेंट्रल मेटल में d ऑर्बिटल्स जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल में, वो वैकेंट होते हैं, तो इस तरीके से वो ला करके सप्लाई कर रहा होता है। तो दैट्स वाई यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए ये सारे कंपाउंड्स का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं मेरे, बस अभी इसको ध्यान पे रखना है तुम्हें। तो ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट ये एब्जॉर्ब हो जाता है Cu2Cl2 सॉल्यूशन में मेरे भाई। अगला बात करते हैं मेरे भाई, कभी कभी तुम्हें ना धुआं कहीं पर निकल रहा होता है ना, तो हल्का ब्लूइश नजर आता है, ब्लू ब्लू कलर का नजर आता है मेरे भाई। तो पता है उस केस पे इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम, तो दरअसल पहले वो CO बनता है, और फिर मेरे भाई उसके बाद वो CO2 में कन्वर्ट होता है। तो जब CO ना बेटा, CO से CO2 में जब कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन के सप्लाई में, O2 के प्रेजेंस में, तो ये बर्न करता है ब्लू फ्लेम के साथ। इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का फ्लेम होता है मेरे भाई। हमको एक बात बताना कि CO बेटा ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा कि रिड्यूसिंग रिएजेंट होगा? ये रिड्यूसिंग होगा। यस, ये Reducing agent होगा. खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और मेरे भाई मेटलर्जी में बहुत यूज करते हैं, याद करो तुम्हें हम कुछ दिन पहले बताए थे B2O3 जब उसका ऑक्सीजन हटाता होता है मेरे भाई, तो इस CO डाल देते हैं। इवन Al2O3 में, मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, Al2O3 में से ऑक्सीजन हटाना होता है, तो वहां पर भी हम लोग CO डाल देते हैं। तो मेरे भाई इट इज अ वेरी गुड, इट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग रिएजेंट, ये बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये यूज होगा मेटलर्जी, तो टिक लगा लेना मेरे में, यूज्ड इन मेटलर्जी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत यूज किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिख लो मेरे भाई, B2O3 वाला, Al2O3 वाला क्या करेगा मेरे भाई, एल्यूमिनियम और CO2 बना देगा। CO2 गैस है, डायरेक्टली अलग, मेटल अलग, तो ये मेटल हमें प्योर मेटल मिल जाता है। तो बड़ा काम का मेथड है मेरे भाई। इसी तरीके से B2O3 में भी CO लास्ट क्लास पे बताए थे हम,
ये बोरॉन और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, बैलेंसिंग कर लेना मेरे भाई। तो ये एक गुड रिड्यूसिंग रिएजेंट है मेरे भाई। अभी हम तुम्हें एक बात और भी कहे थे, तुमको क्या कहे थे मेरे भाई, इसे टेस्ट मत करना, ठीक है, नहीं तो फिर उसका टेस्ट बता नहीं पाता है इंसान। इसका रीजन ये है ना कि ये हाईली पॉइजनस होता है। अभी हम आपको एक बात बताए थे, ये कॉपर के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है मेरे भाई। हम लोग का ब्लड में ना एक हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन में हम लोग बोलते हैं कि रेड आयरन का रेड पिगमेंट होता है। ऐसा ऐसा वर्ड्स आप लोगों को पढ़ाया गया होगा बायोलॉजी पे कि रेड पिगमेंट्स होते हैं, Yes, रेड sir. ब्लड सेल्स होते हैं, ऐसे ऐसा कुछ कुछ वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं मेरे भाई। तो उसमें आयरन होता है हेमोग्लोबिन में। अब वो आयरन भी तो ट्रांजिशन मेटल है, वो भी क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। दरअसल जब हम लोग सांस लेते हैं मेरे भाई, ऑक्सीजन को जब इनहेल करते हैं, तो आयरन है ना ऑक्सीजन के साथ में बना के रखता है कॉम्प्लेक्स, इसीलिए बोलते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। लेकिन जब मेरे भाई कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है, तो आयरन CO के साथ में, क्योंकि ज्यादा बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनर है, O2 से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि O2 में मेरे में ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ पे कार्बन डोनर है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा अच्छा डोनेट करता है। और वो जो ब्लड में आयरन होते हैं मेरे भाई, उसके साथ में ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, ऑक्सीजन का साथ छूट जाता है। और मेरे भाई उसके बाद आप इशारा समझ गए होंगे क्या होता होगा। तो मेरे भाई 5th नंबर पॉइंट में लिखने जा रहे हैं, इट इज हाईली पॉइजनस। ये हाईली पॉइजनस होते हैं मेरे भाई, बिकॉज बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म स्टेबल स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ विथ आयरन। आयरन के साथ में ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, आयरन के साथ में बेटा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है ऑफ हेमोग्लोबिन। ये जो ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है ना, उसके साथ में एक बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और जो ज्यादा स्टेबल होता है, फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ आयरन ऑफ हेमोग्लोबिन मेरे भाई, जो कि विच इज मोर स्टेबल देन मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अब तुम इशारा समझ गए होंगे कि गेम हो चुका है, और मेरे भाई इसके बाद वो टेस्ट नहीं बता पाता है। और मेरे भाई ये तो हम बता रहे कि ये ऐसा होता है, और पता है इसके लिए समय बहुत कम लगता है। मतलब बोला तो जाता है ना कि 1 मिनट से कम समय में ही मौत हो जाती है मेरे भाई। इतना ज्यादा ये हार्मफुल, इतना ज्यादा पॉइजनस गैस होता है ऐसा ही। सर वो सर बीच टेस्ट तो वो थोड़ा सा ही ना करेगा, कौन, वो जो आदमी टेस्ट करेगा तो थोड़ा सा ही ना करेगा, उससे थोड़ी मौत हो जाएगा। मेरे भाई थोड़ा सा सही मौत हो जाता है, समझ में आया, थोड़ा बहुत सा ज्यादा नहीं। गला पे चक्कू लगता है तो आदमी मर जाता है। हाँ, ए, ठीक हम है। बोल रहे हैं सर कहीं जलाता है ना कोई कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, तो तब पर भी तो CO रिलीज हाँ होता है। रिलीज होता है, तो वहां पर ना बेटा कि ऑक्सीजन भी मौजूद रहता है, तो बोला जाता है ना कि एकदम मतलब वहां पर तो आप ऑक्सीजन का टेस्ट रन सप्लाई कीजिएगा नहीं सर। हो, वहां पर एकदम ऑक्सीजन नहीं होता है ना, तब ऐसा मौत हो जाती है। मान लो तुमको ऑक्सीजन वापस मिल गया, अब तुमको CO का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो वैसे केसेस में नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है जब CO कहीं पर रिलीज हो थोड़ा रहा है पेज ना, नीचे कीजिएगा सर, लिखना है। ऊपर करे क्या। नीचे नहीं नहीं, नीचे नीचे उल्टा कर रहे हैं आप। हाँ, लास्ट वाला बस। तो मेरे भाई मोर स्टेबल तो कॉम्प्लेक्स। इसीलिए बोला जाता है, ऐसा नहीं कि CO रिलीज नहीं हो रही है, रिलीज हो रही है, बट वहां पर ऑक्सीजन का भी सप्लाई बहुत कम ज्यादा होता है, तो अपना टेंशन नहीं रहता है, हो गया, लिख लिए। ठीक है। तो मेरे भाई वहां पर ऑक्सीजन का भी सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे नहीं, इससे ऐसा नहीं है कि CO नहीं प्रोड्यूस हो रहा। कहीं भी तुम आग लगाओगे ना मेरे पे, वहां पे CO है, लेकिन वहां पे ना बंद कमरा नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये बात समझ में आ गया। अब तुम्हें हम फटाफट कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में समझाना चाहते हैं। यस सर। मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड, अगला हेडिंग होगा मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला सबको पता होगा मेरे भाई, हम जल्दी जल्दी इस पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि इसके बारे में तुम सब जानते हो मेरे भाई। पहला प्रिपरेशन मेथड बात करने जा रहे हैं, फटाफट जल्दी जल्दी मेरे भाई साथ साथ लिखना मेरे भाई। कार्बन और O2 बेटा एक्सेस में दे देंगे तो CO2 बन जाएगा, सबको पता है मेरे भाई। हाइड्रोकार्बन और एक्सेस में O2 अगर होगा, एक्सेस पे है मेरे भाई, सब जगह पे एक्सेस पे चल रहा है, तो CO2 प्लस H2O बन जाएगा। बैलेंसिंग में अपने आप को कोई फोकस नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। बैलेंसिंग में कोई फोकस नहीं करना है, ये सब रिएक्शन तुम्हें आता है माय डियर स्टूडेंट्स। जहां पे नहीं समझ में आएगा वो पूछेगा मेरे भाई। याद है मेटल कार्बोनेट्स हम लोग कहाँ पे पढ़े थे? केमिकल बॉन्डिंग में। अगर उसको हीट करते थे तो फजाज रूल लगता था, मेटल का ऑक्साइड और CO2 रिलीज हो जाता था। याद आ रहा है कि नहीं? और हमें कोई बता सकता है कि इसमें से कौन कौन से मेटल में मेटल ऑक्साइड और CO2 में नहीं टूटता था? देखते हैं कौन बता सकता है, कौन कौन सा मेटल था जिसमें नहीं होता है? लिथियम सर। लिथियम में होता था, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में नहीं होता है बेटा। भूल रहा है तुम लोग, ये मेटल में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये आयोनिक होते हैं, ये याद रखना। इसे भूल गया तो पेपर में नंबर भूल जाना। तो मेरे भाई ध्यान रखना, लिथियम ग्रुप 1 का शो कर देता है। लिथियम जो होता है ग्रुप 1 का वो शो कर देता है, और मेरे भाई वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना देगा। ये सब CO2 गैसेस फॉर्म में रिलीज हो रही है, गैसेस फॉर्म में रिलीज हो रही है मेरे भाई। तो ये बात को याद रखना मेरे भाई। तुम्हारे सामने में और भी हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने में हम लिख दिए जो ध्यान पे रखो। एक और लिख देते हैं मेरे में तुम्हारे खुशी के लिए। मान लो तुम्हें हम कैल्शियम कार्बोनेट और डाइल्यूट HCl लिख दिए मेरे भाई। ये रिएक्शन हम चाहते तुम लोग खुद लिखो, एसिड बेस रिएक्शन पढ़ा चुके हैं, एसिड बेस रिएक्शन पढ़ा चुके हैं मेरे भाई। हम चाहते हैं तुम लोग खुद से लिखो इसे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड ये एक बेस से बना हुआ है। मेरी स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड, और ये एसिड है। तो मेरे भाई बेस से कटायन और एसिड से अनायन CaCl2 आ गया। H2CO3 बनेगा, H2O प्लस CO2 के फॉर्म में टूट जाता है। ये याद आ गया होगा मेरे भाई। मेरे भाई ये वाला मेथड लैबोरेटरी प्रिपरेशन है मेरे भाई CO2 का। खैर इससे कोई मतलब नहीं लैब में बनाया जाए या कहाँ बनाया जाए, ऑफ CO2 ये लैबोर, यानी कि यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन से, जो कि सस्ता होता है मेरे पे, चौक वॉक आसानी से मिल जाता है, और HCl लैबोरेटरी में अवेलेबल रहता है, तो जिससे आसानी से CO2 गैस बनाया जा सकता है। अब इसका प्रॉपर्टीज मेनली बात करना है मेरे भाई। इसका प्रॉपर्टीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ जो टिक लगाएंगे उस पर आप ज्यादा प्राइम फोकस करिएगा मेरे भाई। वैसे बहुत सारा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे मेरे भाई। CO2 के बारे में तुम लोग सब टेस्ट किया है, इसे कलरलेस होता है मेरे भाई, देखा है। ऑर्डरलेस, इसका कोई स्मेल नहीं होता है मेरे भाई। टेस्टलेस गैस होता है, क्योंकि हम लोग के बॉडी से निकलता भी है ये गैस, टेस्टलेस गैस होता है। ये बात सबको पता है, इसको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन में कि इस रिएक्शन के टाइम पे एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस प्रोड्यूस हुआ, तो वो CO2 हो सकता है। वो हो सकता है, कोई गारंटी भी नहीं है, और भी कोई गैसेस हो सकता है मेरे भाई। इसका CO2 कैसा नेचर का होगा? जैसे हम हर के केस में बात करते थे नेचर, तो ये कैसा नेचर का होगा? एसिडिक या बेसिक? तो मेरे भाई नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा। तो मेरे भाई ये किस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा? एसिडिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा कि बेसिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा? बेसिक में। तो मेरे भाई इट इज स्लाइटली सॉल्यूबल, स्लाइटली या पार्शियली लिख लेना, इन वाटर। ये वाटर में मेरे भाई स्लाइटली सॉल्यूबल होता है, और मेरे भाई H2O प्लस CO2 जब मिक्स होता है तो ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है कार्बोनिक एसिड के साथ।
तुम कहोगे अच्छा ये तो हमें पता ही था सर पहले से, इसी को हमको बुड़बक बना रहे थे। यस बेटा, कार्बोनिक एसिड। इसीलिए जब एसिड रेन होता है ना तो CO2 ये सब भी ना साथ में कभी कभी गिरता है। CO2 जो एटमोस्फेयर में जब ज्यादा हो जाता है तो H2O से कंबाइन होकर के कार्बोनिक एसिड बना देता है। तो ये कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में निकल रहा होता है। लेकिन ये बात याद रखना, ये हाईली सॉल्युबल होगा बेसिक मीडियम में, बेसिस में। इट इज हाईली सॉल्युबल इन बेसिस, इन बेसिस लाइक, मेरे में खास करके बुक्स पे लिखा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा जो कि प्रेसिपिटेट है, और KOH डॉट 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 ETC ये सब के साथ में डिसॉल्व होकर के, आप सबको पता है मेरे भाई कि ये क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में डिसॉल्व करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। इसका अनायन CO3 2- होगा। ये एक प्रेसिपिटेट होता है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने में बहुत मददगार होगा। ठीक है मेरे भाई, इसका जो सॉल्युबिलिटी वाटर में, इस पॉइंट को टिक लगा लेना बेस वाला मेरे भाई, इसको थोड़ा फोकस करना मेरे भाई। जो पानी में इसका जो सॉल्युबिलिटी है मेरे भाई, हम लोग जानते हैं कि गैसेस का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। हेनरीज लॉ पढ़ चुके हैं हम लोग, तो जब हेनरीज लॉ पढ़ चुके हैं तो ये बात भी क्लियर होगा, ये बात भी क्लियर होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैसेस का सॉल्युबिलिटी, CO2 गैस इन वाटर मेरे भाई, टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। एग्जाम में ये भी सवाल आ सकता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। वैसे आसान है मेरे भाई, तुम लॉजिकली सोच के जवाब दे सकते हो। पता है क्या गेम होता है ना, जनरली पानी में कोई चीज को भी मिलाना ना एक्सोथर्मिक होता है, तो यहां पर भी उससे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि CO2 को जब पानी में डिसॉल्व कराएंगे तो एक्सोथर्मिक हुआ होगा, और उसमें उल्टा तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है मेरे भाई, दूसरा चीज, प्रेशर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाइए मेरे भाई तो ज्यादा गैसेस डिसॉल्व होता है। जो कोल्ड ड्रिंक ये सब पीते हैं मेरे भाई, उसमें ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज किया हुआ रहता है। ये भी पॉइंट थोड़ा ध्यान पे रखना, आसान है, बस लॉजिकल है, बस थोड़ा थोड़ा बात को रखना मेरे भाई। मेरे भाई CO2 गैस कंबशन को सपोर्ट करेगा कि नॉन सपोर्टर होगा? नॉन सपोर्ट। नॉन सपोर्टर होगा, नॉन सपोर्टर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो बीइंग non-supporter of combustion, being non-supporter of combustion, non-supporter of combustion होने की वजह से, being non-supporter of combustion मेरे भाई, ये यूज होगा फायर, इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है। ये भी थोड़ा ध्यान पे रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई। ठीक है, अगला बात हम करेंगे मेरे भाई, पता है सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं मेरे भाई। सॉलिड CO2 मतलब बहुत ज्यादा कूल कर देते हैं ना CO2 को, तो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। कोई भी चीज को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं मेरे भाई। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं, नोन एज ड्राई आइस। तो मेरे भाई बर्फ को लेते आएंगे तो कोई चीज को ठंडा किया जा सकता है कि नहीं मेरे भाई? तो मेरे भाई इसको भी काम किया जाता है ठंडा करने के लिए, इसको भी काम किया जाता है ठंडा करने के लिए। तो लिख लो मेरे भाई, यूज्ड एज, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, ये रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है फॉर फ्रोजन फूड्स। बहुत जगह में पता है, यहाँ पे तो इधर तो जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग फ्रीज का यूज करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पर्पस होते हैं मेरे भाई, जैसे जो बोट वोट जो आपका शिप जो चलता है वो सब में ये सब यूज किया जाता है फ्रोजन फूड को रखने के लिए, बहुत बहुत लंबे दिनों तक चलता है चलने के लिए, तो यूज किया जाता है फ्रोजन फूड के लिए, आइसक्रीम के लिए यूज किया जा सकता है मेरे में। मतलब ओवरऑल बात ये ठंडा रखना है, अपने को ठंडा रखने के लिए यूज किया जाता है मेरे भाई। एक बात और बता दें, ये ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्लोबल वार्मिंग ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
ये सब याद होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी आएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट्स के लिए फायदेमंद है मेरे भाई। प्लांट्स ये सब में जो होता है ग्रीन, ये सब में वो लोग क्या करते हैं मेरे भाई, CO2, पानी, सनलाइट, सनलाइट यानी कि लाइट के प्रेजेंस में मेरे भाई, क्लोरोफिल उन लोग के अंदर पे कुछ कुछ होता है प्लांट्स ये सब में, तो वो ग्लूकोज बना देते हैं मेरे भाई। और ग्लूकोज जो होता है ना मेरा, अपने को फायदा है, इसलिए हम लोग सब्जी जो खाते हैं ना मेरे भाई, उसमें ग्लूकोज रहता है, उसमें एनर्जी रहता है माय डियर स्टूडेंट, उसमें एनर्जी रहता है। और मेरे में अगर बैलेंसिंग करोगे तो 6 कार्बन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 12, और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, तो मेरे पास 6 ऑक्सीजन तो यही हो गया, 12 ऑक्सीजन कहाँ चला गया मेरे पास। तो मेरे भाई ये O2 प्रोड्यूस करता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, जिसको हम लोग ब्रीदिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। यही रिएक्शन हो रहा होता है। क्या होता है, प्लांट CO2 को लेता है मेरे भाई, हम लोग जो CO2 छोड़ते हैं, पानी, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है, जिसको हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं, और साथ में O2 गैस भी हम लोग को मिलता है। यही फायदा है मेरे भाई। फिर हम लोग उल्टा काम करते हैं मेरे भाई, ग्लूकोज को खाए, O2 लिए, CO2 प्रोड्यूस किए। समझ में आया? यही रिएक्शन रिपीट होता रहता है नेचर में, और ये एक साइकिल चल रहा होता है मेरे भाई। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इतना ही सारा बात था मेरे भाई। इसमें जो 3 पॉइंट टिक लगाए हैं,